के द्वारा, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, लेकिन वहां से का अर्थ आपका के द्वारा ही होगा, ठीक है। हाँ, के द्वारा भी लगा सकते हैं और से भी लगा सकते हैं। मैम अगर जब हम के द्वारा लगाएंगे मैम तो वो कर्मवाच्य बन जाएगा ना? नहीं बेटा, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में से या के द्वारा दोनों लगता है ना? ओके मैम। हाँ, इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं हम, और ये दोनों वाक्य में लगाया जाता है, सिर्फ कर्मवाच्य में नहीं लगाया जाता, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में लगाया जाता है। हाँ बोलो अभी। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? फूट फूट कर क्रिया विशेषण। रीतिवाचक। रीतिवाचक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल रीतिवाचक है, रीतिवाचक है, ठीक है। फूट फूट मैम क्रिया विशेषण है, मैम इसका भेद रीतिवाचक है। हाँ बिल्कुल, ये तो कल हमने पढ़ लिया था ना, कल ये मैंने ये भी कंप्लीट करवा दिया, ये भी कंप्लीट। श्लोक में अपना होमवर्क शेयर किया है आज सिर्फ श्लोक में क्लास लिसन। ओके, नाउ म्यूट योर माइक, एवरीवन म्यूट योर माइक, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। सिर्फ श्लोक ने मुझे अपना होमवर्क शेयर किया और किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया था। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि कंप्लीट करके आप लोग मुझे सेंड करेंगे, किसी ने भी नहीं किया है। एंड श्लोक आपने, श्लोक कुमार सिंह, यस मैम मैंने कंप्लीट कर लिया है, देखिए। तो चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है अव्यय, है ना, अविकारी शब्द हम जिसे कहते हैं। आप लोगों को पता है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वाक्य के पदों में कोई परिवर्तन ना हो, है ना क्रिया में कोई परिवर्तन हो, ना कर्ता में ना कर्म पे कोई प्रभाव पड़े, जिन शब्दों से, वे शब्द अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो अविकारी शब्द हमने पढ़ा, अव्यय के 4 भेद। पहला भेद हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया है, दूसरा भेद, है ना, आप लोगों ने देखिए अव्यय के 4 भेद हमने कल क्रिया विशेषण पढ़ा, आज हम संबंध बोधक पढ़ने वाले हैं, दूसरा भेद अव्यय का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यस मैम। दूसरा भेद है संबंध बोधक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट पोजीशन, है ना। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है? विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है, पेड़ के नीचे आइसक्रीम वाला खड़ा है ना। तो संबंध बोधक आप लोगों को पता है कि संबंध बोधक शब्द कौन, कारक में आप लोगों ने पढ़ा होगा का, के, की, है ना। संबंध बोधक चिन्ह होते हैं। इन वाक्यों में के पीछे के नीचे शब्दों का संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ है, इसलिए ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो वे अविकारी शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, ऐसे अविकारी शब्द यानी जिन शब्दों की वजह से कोई परिवर्तन लिंग वचन कारक कोई परिवर्तन ना हो, और वे शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध क्या होता है? संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। तो वाक्य के पद क्या कहलाते हैं? वाक्य के पद होते हैं, जैसे कोई वाक्य है तो संज्ञा पद, है ना, कर्म के पद होते हैं या सर्वनाम के पद होते हैं, वाक्य के जो एक एक शब्द को पद कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो संबंध बोधक कहलाते हैं, इनके आगे
बोधक शब्द हैं कौन कौन से? के आगे, के पहले, के बाद, के ऊपर, के नीचे, के मध्य, के भीतर, के बारे में, के सामने, की या की तरफ, के पास, के समीप, के निकट, के कारण, के साथ आदि संबंध बोधक अव्यय हैं। तो आप लोग संबंध बोधक अव्यय के जो शब्द हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिए या आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए इसको, ठीक है, कि संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से हैं। और इन शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। इनकी वजह से वाक्य के किसी भी पद में, है ना, किसी भी शब्द में ना लिंग, ना वचन, ना कारक की वजह से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये अव्यय है। और अव्यय में कौन से अव्यय है? तो संबंध बोधक अव्यय है। ओके, समझ में आई ये बात? जहां तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में भेद। देखिए हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं या जिन शब्दों से हमें क्रिया की विशेषता के बारे में पता चलता है ना, वे शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। अब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है ये देखते हैं। कई ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण भी है और संबंध बोधक भी है। हमने स्थानवाचक में भी पढ़ा है कि अंदर, बाहर, पहले वाला तो ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। हाँ, और यहाँ वहां हमने स्थानवाचक पढ़ लिया, अंदर बाहर पढ़ लिया हमने, स्थानवाचक है। तो इसमें ये संबंध बोधक में भी है और क्रिया विशेषण में भी है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों में आते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है ये देखना है। तो जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, और जब ये क्रिया के साथ क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण। अब क्या समझ में आया आप लोगों को कि संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के जो ये शब्द है ना, इनमें क्या अंतर है। इन्हीं शब्दों को हम अगर संज्ञा सर्वनाम के साथ लगाएंगे तो ये संबंध बोधक कहलाएंगे, और इन्हीं शब्दों को हम क्रिया के साथ लगाएंगे तो ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे। समझ में आया? आप लोग उदाहरण देखिए कि कुछ शब्द दिए हुए हैं ये, और क्रिया विशेषण और संबंध बोधक तालिका बनी हुई है। आप लोग देखिए कि अंदर शब्द है ये अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है। इसकी वजह से वाक्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी भी शब्द में परिवर्तन नहीं होता, है ना। अंदर की वजह से हम क्रिया को नहीं बदल सकते, क्रिया के लिंग वचन को नहीं बदल सकते, कर्ता के लिंग वचन को नहीं बदल सकते हम, इसलिए ये अविकारी शब्द है, ठीक है। तो अगर हम क्रिया के साथ इसका अंदर का प्रयोग करते हैं, अंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। यानी ठीक क्रिया से पहले अंदर चलो बताया जा रहा है, क्रिया बताई जा रही है, क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कहाँ चलना है, चलने की क्रिया, है ना। तो अंदर चलो ये हो गया क्रिया विशेषण, और दुकान के अंदर चलो यानी दुकान के अंदर ये संज्ञा हो गया दुकान, है ना। हाँ, और एक चीज और है कि आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ अंदर चलो बोला गया है और यहाँ पे के अंदर बोला गया है, यानी का के की भी साथ में होगा। इन शब्दों के साथ का के की भी साथ में होगा, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, बाहर खेलो, घर के बाहर खेलो। संबंध बोधक भी कहेंगे। हाँ बिल्कुल, संबंध कारक हमने पढ़ा जिसमें काके की संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, है ना। तो यस मैम, अव्यय से ठीक पहले संबंध कारक का चिन्ह भी होगा काके की, ओके। तो वो आप समझ जाएंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। और संबंध बोधक अव्यय हमेशा
साथ होता है, ना कि क्रिया पे वो निर्भर करता है। संज्ञा सर्वनाम से संबंधित जो अव्यय होते हैं साथ में संबंध कारक चिन्ह के साथ, तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। ऊपर शब्द देखिए, मेज के ऊपर देखो, रमेश यहाँ रहता है और रमेश मामा के यहाँ रहता है, ये अंतर है। अब आप लोग देखिए, आपने देखा कि कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। याद रहे कि जब ऐसे शब्द संबंध बोधक की तरह प्रयोग किए जाते हैं तो उनसे पूर्व के, से, की या आदि अवश्य जुड़े होते हैं, यानी ये जो कारक चिन्ह होते हैं ये अवश्य जुड़े होते हैं। यदि इनके आगे के, से, की आदि न लगे हो तो आप समझ जाइए कि वे क्रिया विशेषण के शब्द हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, ठीक है। हाँ, तो अव्यय शब्द है तब उसमें बाहर ही होता है, बाहर ना कि बाहर अब भी हो वो किसकी आवाज है? मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही है। मानस, आप पूछ रहे हैं? अंश मिश्रा। तो अंश की बात किसको समझ में आई? अंश का प्रश्न किसे समझ में आया वो मुझे बताए। किसी को समझ में आया? अंश, आपने क्या पूछा? मैम जो बाहर ये शब्द हाँ, बाहरी होते हैं मैम, अब बाहरी नहीं, बाहरी शब्द नहीं होगा, बाहरी विशेषण हो जाएगा। बाहरी वस्तु, बाहरी व्यक्ति, है ना, ये विशेषण हो जाएगा। जो कि बाहरी शब्द है वो किसके साथ प्रयोग करेंगे? आप वाक्य बना के देखिए एक बार। मैम लेकिन ये तो अव्यय बाहर है बेटा, बाहर है, बाहरी शब्द नहीं होगा। बाहर है, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, जहां, अब, तब, जब, है ना, ये शब्द हैं जो कि अव्यय हैं। बाहरी, तो बाहरी आप वाक्य बना के देखिए, बाहरी शब्द अव्यय नहीं होगा, बाहरी शब्द विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये संज्ञा के साथ जुड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग अभ्यास देखिए, संबंध बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोग संबंध बोधक की परिभाषा लिख लेंगे, यहाँ पे दिया है। मैम ये अधिकारी शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अधिकारी शब्द जो वाक्य के पदों का ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध कहलाते हैं। ओके, हो गया, सबने पढ़ लिया। चलिए दूसरा प्रश्न, संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? कौन बताएगा अंतर? अभी क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में जुड़ते हैं तो हम उन्हें संबंध बोधक कहते हैं, लेकिन जब वही शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तब उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। गुड, समझ में आया? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। हाँ बिल्कुल, वही शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। वहाँ पे संबंध बोधक शब्द से पहले हम अगर से के हटा दे तो वे क्रिया विशेषण हो जाते हैं। वेरी गुड, ये भी एक अंतर है कि संबंध बोधक शब्द से ठीक पहले के सर्वनाम जोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए कि रिक्त स्थानों में संबंध बोधक भरना है। तो खाना खाने से पहले लिखिए आप पेंसिल से लिखिए,
मंदिर है या घर के बाहर मंदिर है। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, घर के पास मंदिर है। कुछ भी लिख सकते हैं। वह अपनी नानी के यहाँ के साथ रहता है। एम के साथ वह अपनी नानी के साथ रहता है। हाँ ये भी हो सकता है, या यहाँ भी रहता है, नानी के यहाँ रहता है। भिखारी ने गाड़ी वाले की क्या देखा? एम की भीतर देखा। गाड़ी वाले की ओर देखा। बिल्कुल सही, गाड़ी वाले की ओर देखा। मैं और देखा। हाँ वेरी गुड सोहम। माता जी छत के ऊपर मैम ऊपर कपड़े सुखा रही हैं। ठीक है, लिखिए, फटाफट लिखिए आप लोग। मैम आप सेकंड वाले का आंसर बता दीजिए। कौन सा? मैम जो संबोधन तथा क्रिया विशेषण में अंतर क्या है? क्या अंतर है? संबंध बोधक शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता है और वही शब्द जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, संबंध बोधक शब्द के साथ के, से, की, है ना? संबंध बोधक शब्द अव्यय से ठीक पहले के, से, की कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्रिया विशेषण में इन चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बड़ों के पीछे चलना चाहिए। बड़ों के पीछे चलना चाहिए, इसमें क्या बताना है? संबंध बोधक शब्द। मैम के पीछे संबंध बोधक है। हाँ तो लिखिए आप लोग के पीछे। के पीछे, ठीक है। आगे दुकान के भीतर चूहा है। घर के आगे गाड़ी खड़ी है। के आगे वह चाचा के घर की ओर गया है। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि के घर अव्यय नहीं है। घर क्या है? हाँ बिल्कुल, घर क्या है? संज्ञा है। इसलिए आप लोग का के की कहीं भी देखिए तो उसके साथ वाले शब्द को आप लोग संबंध बोधक अव्यय नहीं बनाएंगे, ठीक है? हाँ, यहाँ पे संबंध चाचा के घर, यानी चाचा का संबंध घर से है। ये काके की यहाँ पे संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके साथ ये अव्यय नहीं है। घर पुल्लिंग शब्द है ना, और एक वचन है। ये बहुवचन भी होता है। और को हम बहुवचन नहीं कर सकते, ओरो नहीं कर सकते कि वह चाचा के घर की ओरो गया है ना? इसका ना तो जेंडर चेंज होगा, ना तो लिंग चेंज होगा, ना ही ये वचन चेंज होगा, ना ही इसके कारक चेंज होंगे, परिवर्तन होगा, ठीक है? तो ये अव्यय कहलाते हैं। आगे, मेरा स्कूल घर के समीप है। मेरा स्कूल के समीप। हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नीचे लिखे गए संबंध बोधकों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो के बाद आप लोग वाक्य बनाइए और लिखिए फटाफट। स्कूल के बाद हम घर जाते हैं। बिल्कुल सही, स्कूल के बाद हम घर जाते हैं। के सामने मेरे घर के सामने सब्जी की दुकान है। बिल्कुल, मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ है, या मेरे घर के सामने दुकान है, ठीक है? भीतर, के भीतर, गुफा के भीतर चोर है। गुफा के भीतर आंसू है। हाँ बिल्कुल, गुफा के भीतर शेर है। आगे की तरफ राही बच्चा खिलौने की तरफ गए की ओर चल रहा था। पीछे की ओर गए। की तरफ
ये क्या है? अच्छा, बारिश के कारण मैं बाहर नहीं जा पाया। हाँ, कोरोना के कारण सारे दुकान बंद कर दिए गए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, के साथ वाक्य बनाइए, के साथ। कुत्ता अपने मालिक के साथ चरवाहा के साथ बाहर जाता हूँ। मैं अपने वेरी गुड। के पीछे मैं पिता के मैं साथ के पीछे बाजार गया, मैं पिताजी के साथ बाजार गया। के पीछे हाँ, वेरी गुड। हाँ, स्कूल के पीछे मैदान है, मेरे घर के पीछे पेड़ है। ओके, चलिए ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? आप लोग ये कंप्लीट करेंगे पूरा। अभी तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4 कंप्लीट कर लिया होगा, है ना? और ये जो बचे हैं इनको आप अपना होमवर्क समझिए और इसे कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है? अगला पढ़ते हैं हम समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कंजंक्शन।